ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी और इसके प्रकार, इसकी प्रक्रिया और इससे निर्मित स्थलाकृतियां। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास का चैप्टर 3 ज्वालामुखी और इससे निर्मित स्थलाकृतियां। यह भाग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। क्या है ज्वालामुखी? ज्वाला प्लस मुखी, मतलब जहां से, जिस मुख से ज्वाला का उद्भेदन होता है उसको अपन कहेंगे ज्वालामुखी। सर जैसा कि अपन ने देखा है, यह है ज्वालामुखी। ये एक नली रूप है। यहाँ पर ये मैग्मा का चेंबर कहा जाता है इसको। यह है ज्वालामुखी, जहां पर मैग्मा लगातार नीचे से ऊपर आता है। अब अपन दो डिफरेंस देखेंगे, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। यदि कोई भी पदार्थ है, तरल पदार्थ, यदि वह पृथ्वी के अंदर है तो अपन उसको कहेंगे मैग्मा। यदि वह पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया के कारण धरातल पर आ जाता तो अपन उसको कहेंगे लावा। इस प्रकार से अपन इसके बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। आगे, ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। मतलब ज्वालामुखी का उद्भेदन कब हो जाए ये मानव के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आकस्मिक घटना है। कभी भी ज्वालामुखी का उद्भेदन हो सकता है। आकस्मिक घटना में भूकंप, सेकंड नंबर पे ज्वालामुखी, इनको आकस्मिक घटना के रूप में जाना जाता है। इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि धरातल से एकदम से कोई भी चीज ब्लास्ट होती है तो उसको क्या कहेंगे? विस्फोट। यह क्या होता है? ज्वालामुखी, जिसके द्वारा लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इनको एक शब्द में बोला जाता है पाइरोक्लास्ट। ज्वालामुखी से जो पदार्थ निष्कासित होते हैं उनको बोला जाता है पाइरोक्लास्ट। इनमें विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जैसे कि देखा जाए ज्वालामुखी में गैसों में 90%, 60 से 90% जलवाष्प निकलती है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार गैस निकलती है। उसमें से धुआं, राख, कंकड़, इसमें भी विभिन्न प्रकार के पत्थर, स्थलाकृतियां निकलती हैं, जैसे कि टफ, लेपीज। टफ जो मटर के दाने के आकार के कण रहते हैं उनको बोलते हैं टफ। लेपीज जो अखरोट के दाने के बराबर कण रहते हैं उनको बोला जाता है लेपीज। और थर्ड है शब्द ब्रेसिया। ब्रेसिया जो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निकलती हैं, जैसे कि ये इस टाइप की, इनको बोला जाता है ब्रेसिया। विभिन्न प्रकार के पत्थर, जैसे कि ये है, ये विभिन्न प्रकार के पत्थर जो ज्वालामुखी के साथ निकलते हैं उनको बोला जाता है ब्रेसिया। आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये प्राकृतिक नली है, ये ज्वालामुखी है, इसके द्वारा ही विस्फोट, ये प्राकृतिक नली के द्वारा विस्फोट किया जाता है। ये ज्वालामुखी है, ये विस्फोट हो गया। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, ये है छिद्र। इस छिद्र को ही ज्वालामुखी नली के नाम से जाना जाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का मतलब क्या है? क्रेटर का मतलब होता है एक छिद्र। जैसे कि ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में ये छिद्र है, इस छिद्र को ही क्रेटर बोला जाता है। कभी कभी इसमें पानी भरा जाता है, बारिश का जल भरा जाता है, हिमानी पिघलकर भरा जाती है, तो इससे जिस झील का निर्माण होता है इसको बोलते हैं अपन क्रेटर झील। इसी प्रकार से अपन आगे देखते हैं, जैसे कि ये ज्वालामुखी नली है, यहां से मैग्मा बाहर आया,
अब ये लावा के रूप में बाहर निष्कासित होता है। ये इसी प्रकार ये देखा जाए, ये धुएं के फॉर्म में निष्कासित हो रहा, इसमें बहुत ज्यादा धूल, राख कण, विभिन्न प्रकार के गैसेस आदि का उत्पन्न की जा रही है इसके द्वारा। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, जिनको बोला जाता है एक्टिव वोल्केनो। सेकंड नंबर पर है प्रसुप्त ज्वालामुखी और थर्ड नंबर पर है मृत ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी की क्या विशेषता है? एक्टिव ज्वालामुखी जिस ज्वालामुखी में से लगातार लावा का उद्गार होता रहता है 24 घंटे, उसको बोला जाता है एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब है कि ज्वालामुखी में आज से 100 साल या 200 साल पहले उद्गार हुआ था और वर्तमान में कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है, उसको बोला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरे नंबर पर मृत ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जिस पर अब उद्गार नहीं होगा और भविष्य में भी उद्गार कभी नहीं होगा, जबकि पास्ट में उद्गार हुआ था, उसको बोला जाएगा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट उद्भेदन होता रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है। जैसे इटली का एटना इसका मुख्य उदाहरण है। जैसे कि इसमें देखा जा सकता है कि ये ज्वालामुखी है, इसमें से लगातार 24 आवर्स लावा का उद्गार होता रहता है, इसमें कभी लावा का उद्गार बंद नहीं होता। जैसे इसका उदाहरण है इटली का एटना, हवाई का ज्वालामुखी, हवाई का मोना लोआ। इसी प्रकार देखा जाए इक्वाडोर का कोटोपैक्सी इसके एक्टिव ज्वालामुखी के उदाहरण है। सेकंड नंबर पर प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें देखा जाए इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल में कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, यानी 100-200 साल से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में कभी भी ज्वालामुखी में उद्भेदन हो सकता है, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में कभी भी उद्भेदन कभी भी फट सकता है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जनधन की अपार क्षति होती है। इटली का उदाहरण है, जैसे इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। तो सन 1800 में इटली के वेसुवियस का उद्गार हुआ था, जिससे इटली में बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। यह ज्वालामुखी किस टाइप का है? यह प्रसुप्त ज्वालामुखी। वर्तमान में यह ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। इसका एक और उदाहरण माना जाता है, वह है जापान का ज्वालामुखी, जो इसका एक उदाहरण माना जाता है। थर्ड नंबर पर है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी या मृत प्राय ज्वालामुखी, यह है इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाते हैं और भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। म्यांमार, जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि ये इस पर देखो अच्छी हरियाली आ गई, अच्छे पेड़ पौधे आ गए, तो अपन ये समझ सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था और 1000 साल के बाद से आज तक इसमें विस्फोट नहीं हुआ और ना ही कभी अब भविष्य में इसमें विस्फोट होगा। इसलिए इस पर अच्छी हरियाली है, एक तरफ देख सकते हैं। और इस पर जबकि हरियाली नहीं है तो इस पर कभी भी विस्फोट हो सकता है, जबकि इसमें देखा जाए इसमें हरियाली का नामो निशान ही नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं, क्योंकि इसमें लगातार लावा का उद्गार हो रहा है। यह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है, अपन कैसे भी समझ सकते हैं। अगला है कोल्डेरा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित स्थलाकृतियां हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे कि कोल्डेरा, सिंडर शंकु। अब कोल्डेरा क्या है? ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने की वजह उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे कोल्डेरा या बड़ी कढ़ाई कहते हैं। कोल्डेरा क्या है? कोल्डेरा का मतलब होता है, जैसे कि ये ज्वालामुखी नली है, यहां से लावा निकला, ये लावा यहाँ पर जमा होता जाता है धीरे धीरे समय के साथ। यहाँ पर लावा, गाढ़ा लावा यहाँ पर समय के साथ जमा होता जाता है। तो एक बार ज्वालामुखी निकला तो यहाँ पर डाट जमा हो जाती है। डाट मतलब रहता है ज्वालामुखी का लावा, यहाँ पर जमा हो जाती है। जब कभी भी अगली बार ज्वालामुखी का बहुत तीव्र गति से उद्भेदन होता है तो वह इसको पूरा फटा देता है।
इस पूरे ढांचे को ही हटा देता है। तो इसका आकार ऐसा बन जाता है, एक कढ़ाई नुमा बन जाता है। ये पूरा आकार हट गया, अब इतना बड़ा ये झील रूप पर है। अब इसमें बारिश का पानी भरा जाता है, तो इसको अपन कहेंगे कॉल्डेरा। ये यदि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बन जाए तो यह मीठा पानी बन जाता है। यदि यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवों पर बन जाए, जैसे कि हवाई, तो इसको कहेंगे शीत कोल्डेरा। एक है सिंडर शंकु। अब सिंडर शंकु क्या है? जब ज्वालामुखी की प्रवृत्ति कम विस्फोटक होती है तो निकास नलिका से लावा फव्वारे की तरह निकलता है और निकास के पास एक शंकु के रूप में जमा हो जाता है, जिससे सिंडर शंकु कहते हैं। अब ये छोटी छोटी स्थलाकृति है। सिंडर शंकु क्या है? सिंडर शंकु यह है जब लावा में बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है। बेसाल्ट की मात्रा कब अधिक होगी? जब लोहे की मात्रा अधिक होगी। जैसे कि ये ज्वालामुखी पाइप है, यहां से ज्वालामुखी आराम से निकला और आराम से यहां पर जमा हो गया, ये जमा हो गया। तो इस अवस्था में जो फॉर्म बनता है तो उसको क्या कहेंगे अपन? शंकु के रूप में जमा हो जाता है। ये शंकु के रूप में, ये स्टार शंकु के रूप में जमा हो, जिसे सिंडर शंकु बोला जाता है। सिंडर शंकु में विभिन्न प्रकार के धूल, राख कण, इनकी मात्रा बहुत कम होती है, जबकि मिश्रित शंकु में धूल, राख कण, गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर स्थलाकृतियां। अब ज्वालामुखी के द्वारा, लावा के द्वारा कुछ अंतर स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। अंतर्वेदी स्थलाकृति का मतलब है कि धरातल के अंदर कुछ स्थलाकृति का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि सिल, सीट और डाइक। सिल, जब ज्वालामुखी फैलकर बहुत बड़े रूप में ज्वालामुखी का लावा बहुत बड़े मैदान में फैल जाता है तो उसको बोला जाएगा सिल। सीट, जब ज्वालामुखी का लावा छोटे से क्षेत्र में फैला जाएगा तो उसे बोला जाएगा सीट। और डाइक, डाइक जैसा कि मैंने बताया कि जो ज्वालामुखी में जो है लावा जम जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डाइक। यह बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है समझने का, और अपन किताब की भाषा में इसको देखते हैं। सिल व सीट, भूगर्भ में लावा जब क्षैतिज तरल में चादर के रूप में ठंडा होता है और यह परत काफी मोटी होती तो उसे सिल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह लावा निकला यहाँ और यह धरातल के अंदर बहुत मोटे परत के रूप में जम गया। जब यह बहुत मोटे परत के रूप में जम जाएगा तो इसे सिल बोला जाएगा, बहुत बड़े क्षेत्र में। जबकि यह लावा निकला और बहुत छोटे क्षेत्र में जमा हो गया और पतले, मोटाई के साथ कम है इसकी, तो इसको क्या बोला जाएगा? सिल कहते हैं। परत जब पतली होती तब इसे सीट, यह परत पतली तो इसे सीट कहते हैं। यह क्षैतिज रूप में जमा होती है, क्षैतिज रूप, यह क्षैतिज रूप में जमा होती है। जैसे कि ये देखा जाए, यह है सिल, यह बहुत पतली रूप में जमा है, जबकि यह है सील। इसे सीट कहते हैं। जब लावा पतली होता है तब इसे सीट कहते हैं। ये पतला, ये लावा निकला थोड़ा सा पतला जम गया तो यह सीट, पर यदि बहुत बड़े क्षेत्र में जमा है लावा तो इसे कहेंगे अपन सिल। अब डाइक, लावा का प्रवाह भूगर्भ से कभी कभी किसी दरार में ठंडा होगा जमा हो जाता है। यह दरार धरातल के समकोण पर होती है। इस दीवार की भांति खड़ी संरचना को डाइक कहती है। ये डाइक, ये डाइक, ये डाइक का उदाहरण है। डाइक को अपन इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये ज्वालामुखी नली है, यहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यह ज्वालामुखी है, यहां से ये लावा का उद्गार हुआ, ये लावा का उद्गार हुआ। ये कभी कभी यहां पर लावा की परत जम जाती है। इस जमी हुई लावा की परत को ही क्या बोला जाता है? इस जमी हुई लावा की परत को ही डाइक बोला जाता है। अभी यह परत अगर सीधे ऊर्ध्वाधर रूप में जम गई तो अपन इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर डाइक। यदि यह हॉरिजॉन्टल रूप में जम जाती है तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल डाइक। बस नाम ही है, लेकिन प्रक्रिया
वही सब सेम है। नेक्स्ट, अब बेथुलित व लेखोलित में क्या अंतर है? अब ज्वालामुखी से सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति एक है बेथुलित, एक है लोकोलित। बेथुलित जमीन की गहराई, जैसे कि बेथुलित भूपर्वटी में मैग्मा का गुंबद आकार ठंडा हुआ पिंड है जो कई किलोमीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में फैला होता है, जैसे कि ये ज्वालामुखी का नीचे वाला भाग है। और ज्वालामुखी के अंदर, धरातल के अंदर बहुत बड़े सैकड़ों किलोमीटर में, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर में क्षेत्र में फैला होता है। कभी कभी इसमें अपरदन हो जाने के कारण यह ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में यह बेथुलित दिखाई देता है। यह एक गुम्बद के रूप में होता है जिसका ऊपर का अपरदन हो जाने के कारण बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसके आधार तल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ही देखा जा सकता है। इसके आधार तल को, जैसे कि ये पूरा गुम्बद रूपी है, ये ज्वालामुखी नली है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला, ये जमा हुआ है। इसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का ही अध्ययन किया जा सकता है, इसका नीचे वाले पार्ट, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर तक है, तो इसके नीचे, इस चट्टान के नीचे भेदना असंभव है। एक है लोकलित, बहुत अधिक गहराई में पाए जाने वाले मैग्मा विस्तृत गुंबदाकार पिंड है जिनका तल समतल होता है और एक नली जैसे मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा स्रोत से जुड़ी होती है। इन दोनों भू आकृतियों में मुख्य अंतर इनकी गहराई है। जैसा कि विदित है कि बेथुलित ज्यादा गहराई में नहीं होता, जबकि जो है लोकोलित की स्थलाकृति भी इस टाइप की होती है ये, जबकि इसकी गहराई बहुत अधिक गहरी रहती है। दोनों में अंतर यही है कि इसकी गहराई तो बहुत अधिक गहरी रहेगी, जबकि जो बेथुलित है यह थोड़ा धरातल से ऊपर पाया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे हुआ और ज्वालामुखी से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। तो ये थी ज्वालामुखी की कहानी। तो इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या कमी रह गई वीडियो में। थैंक यू।